तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम रिवाइज करेंगे सर क्या SRE 2410। तो पिछली वाला SRE का रिवीजन वीडियो देख के आपको ये तो पता चल गया होगा सर साड़ी पहनने की सही उम्र क्या है, 24 साल। तो हमेशा याद रखना, जब भी बात होगी SRE की तो 2400 वाली सीरीज है। अब सर ये 2410 क्या है, तो मैंने कहा 410 नहीं, आई है। आई फॉर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जब भी आप जिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे हो, जब भी आप जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे हो वो पूरे साल की नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो हमेशा ये एसआरई लगेगा। और सर ये रिव्यू कौन करता है? वही बंदा करता है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है पूरे साल का, यानी इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। सो द रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कर रहा है? बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एंटिटी। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनी है, प्लस ये कंप्लीट भी हो सकता है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं फॉर अ पीरियड इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर और लेस देन फाइनेंशियल ईयर, यानी फॉर अ पीरियड शॉर्टर देन एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर। एग्जांपल क्वार्टर। तो इंडिया में ऐसे ही होता है, जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज है, जितनी भी एंटिटीज लिस्टेड है, हर एंटिटी को क्या करना है? क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने होते हैं, जिसका रिव्यू कौन करता है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर ही उसका रिव्यू करता है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब आप रिव्यू कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या आप ज्यादा डिटेल में प्रोसीजर करोगे या फ्यूअर प्रोसीजर करोगे? सर फ्यूअर प्रोसीजर करेंगे। तो यहां पे भी ऐसे ही होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पहले बात करते हैं सर रैप की, दैट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते हैं? चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है सर। तो ये कहता है आपने अंडरस्टैंड करना है एंटिटी को, एनवायरमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को। अब क्या करें? इसके लिए इन्होंने कुछ प्रोसीजर्स बताए। सर इतने सारे प्रोसीजर, क्या ये सब हमको याद करने? मैंने कहा नहीं, कोई भी 5 करके जाओ, बाकी को बस रीड करके चलेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले ये कहता है रीडिंग रीडिंग खेलते हैं। क्या करेंगे? रीडिंग रीडिंग खेलेंगे। दो चीजों की आपने रीडिंग करनी है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन की। अब सर ये डॉक्यूमेंटेशन किसकी है? पिछले साल की। जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर ऑडिट या प्रीवियस ईयर रिव्यू, इन सबको आप अच्छे से रीड करके चलो। ठीक है सर। प्लस जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिलेट करती है टू द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका क्या मतलब है सर? सपोज अभी आप जो रिव्यू कर रहे हो वो कर रहे हो Q3 फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है सर। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड क्या होगा? Q3 ही होगा। बट प्रीवियस ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर 23। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख के चलोगे फॉर द रिव्यू ऑफ दिस क्वार्टर। क्या ये बेसिक बात समझ आई? हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात है, जो पिछले सालों की डॉक्यूमेंटेशन है, जो पिछले पीरियड्स की डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे ऑडिट हो या रिव्यू, वो डॉक्यूमेंटेशन आपने रीड करनी है। ठीक है सर। प्लस जो आपके पास इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर, कौन कौन सी? एनुअल और कंपेरेबल। एनुअल और कंपेरेबल, कंपेरेबल मतलब यही कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड वाली। तो जो भी आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एनुअल एनुअल इंफॉर्मेशन एंड कंपेरेबल इंटरिम इंफॉर्मेशन, इसको भी आपने रीड करके चलना है। तो एक तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन, एक आपके पास जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, इनको रीड करेंगे। ठीक है सर। अब जब आप इसको रीड कर रहे हो, मुझे बताओ किसके ऊपर फोकस करना है? सर हमें फोकस करना है ऑन द सिग्निफिकेंट रिस्क। से विद मी, हमें फोकस करना है किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर आपको याद हो, सिग्निफिकेंट रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है ऐसे 315 में जाता है, एंड वहां पे हम बात करते थे, एक छोटा सा तरीका था हमने जिससे इसको याद रखा था, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड की बात करते थे। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके फटाफट ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना 5 एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, बाकी ये जो FROUD है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है सर। ये कहता है सिग्निफिकेंट रिस्क का, इसने भी यहां पे एक एग्जांपल ले लिया फ्रॉड का। फ्रॉड का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अब मुझे बताओ सिग्निफिकेंट रिस्क का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब ये है, यानी द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी हाई, दैट ऑडिटर को इस पे स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन देनी पड़ती है। कहीं ना कहीं एक स्पेशल फोकस लगता है, स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से अगला पॉइंट क्या निकलेगा? सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगला पॉइंट निकलेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आप बोलोगे नेचर ऑफ करेक्टेड और अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछली बार आपको किस तरह की गलतियां मिली थी उनको भी ध्यान रखना, क्या पता इस बार भी वो गलतियां हो। ठीक है सर। अब मुझे कैसे पता लगेगा मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं? तो लास्ट बात आपने कंसीडर करनी है मटेरियलिटी की। लास्ट बात आपने कंसीडर करनी है मटेरियलिटी की। और मटेरियलिटी कहां यूज होती है ये तो अब हम
मतलब इतनी बार बोल दिया ना, याद ही हो गया सर कि कहां यूज होती है, 530 और 450, यानी टू डिसाइड द नेचर एंड टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, एंड लास्ट में टू इवेल्युएट द मिसस्टेटमेंट। जो भी मिसस्टेटमेंट्स होती है उनको इवेल्युएट करने के लिए मटेरियलिटी काम आती है। तो यही 5 पॉइंट आपने कवर करने। सर सबसे पहले 2 पॉइंट क्या है, रीडिंग वाले, रीडिंग द पुराने ऑडिट और रिव्यू की डॉक्यूमेंटेशन, रीडिंग द ऑडिट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एनुअल वाली और इंटरिम वाली, उसको हम रीड करके चलेंगे। ठीक है सर, जब आप ये रीड कर रहे हो तो फोकस किस पे करना है, सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगला पॉइंट है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, करेक्टेड या अनकरेक्टेड। एंड लास्ट में सर क्या आएगा, मैंने कहा लास्ट में आएगा मित्रों क्या मटेरियल है कि नहीं, तो उसके लिए कंसीडर द मटेरियलिटी। तो यही आपने 3 4 5 पॉइंट्स ये कंसीडर करके चलने हैं। इसके अलावा सर हमें क्या क्या देखना है, मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो भी आपको लगता है कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग मैटर्स है, ये सब आप देख के चलो, क्या पता आपको कोई मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल मिल जाए। ठीक है सर। दूसरा, आप तो ऑडिट भी कर रहे हो, आपको तो पता ही है यहां रिव्यूअर कौन है, वही जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है। तो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स करे, हो सकता है आपको उससे कुछ सीखने को मिला रोमम के रिगार्डिंग, उसको कंसीडर करो। प्लस आपके अलावा कोई इंटरनल ऑडिटर भी है, तो जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हो। ठीक है सर। मैनेजमेंट का जो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट होता है, जिसकी बात हम करते हैं ऐसे 240 में, उसको देख सकते हो। अगर एंटिटी की बिजनेस एक्टिविटीज में कोई चेंज हुआ है तो आपको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग अपडेट करनी पड़ेगी, तो वो चीज करनी है। ठीक है सर। प्लस इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई चेंजेस है तो वो देख लो। तो बेसिकली चेंजेस वाली 2 बातें देख ली आपने। एंड लास्ट में कहता है कि आपने इनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस देखना है, आपने इंक्वायर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने जाते हैं, क्या क्या इनका इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ये बात भी आप समझ के चलेंगे। तो जितनी भी नीली नीली बातें इनको बस समझ के चलना है, पीली वाली बातें आप याद रखेंगे उसी फ्लो में। क्लियर है? क्लियर है सर। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड इन डिटेल। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ, इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। सर ये क्या है, दीज आर जस्ट लाइक योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पहले आपने चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब आप टेस्टिंग पे आ जाओ। यहां जो टेस्टिंग होती है वो ज्यादा डिटेल में टेस्टिंग नहीं होती, फ्यूअर ऑडिट प्रोसीजर होती है, हल्की हल्की चीजें चेक करते हैं। तो हल्का हल्का क्या है, जब भी मैं बोलता हूं ऑडिट में या तो इसको रीड करना है या याद करना है, तो हल्की चीज क्या है सर, रीड करना। यहां पे भी हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग से। ओ, पहला पॉइंट इसका भी रीडिंग, सारे बच्चे खुश हो गए। यस सर। हम यहां रीड क्या करेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है सर, ये मीटिंग किसी की भी हो, शेयर होल्डर की हो, टीसीडब्ल्यूजी की हो, बाकी कमिटीज की हो, ऑडिट कमिटी, स्टेक होल्डर कमिटी, नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमिटी, हमको लेना देना ही नहीं है। कोई भी कमिटी है उसके मिनट्स रीड करके चलेंगे सर। बट अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो पूछो मीटिंग में क्या हुआ, इंक्वायर अबाउट द मैटर्स विच वर डेल्ट एट द मीटिंग, अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर। अब मैं तुमको थोड़ा ना टॉपिक की फील में ले जाने की कोशिश करूंगा, साथ साथ चलना। कभी कभी ऐसा होता है जब आप कोई चीज रीड कर रहे हो तो पुराने पुराने बुरे बुरे ख्याल सामने आते हैं। हाँ, होता तो है। तो जब भी ऐसा हो कि तुम कुछ रीड कर रहे हो, पुराने ख्याल सामने आए, तो ऑडिटर के लिए पुराने बुरे ख्याल क्या हो सकते हैं सर, पिछली बार कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली थी जिस वजह से हमने ओपिनियन को मॉडिफाई किया था, इससे बुरा ख्याल हो सकता है। नहीं, यही ऑडिटर के दिमाग में आया। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन of the audit or review report at the time of previous audit or review। पिछले ऑडिट और रिव्यू के बुरे ख्याल इसको आए, और जब भी बुरे ख्याल आते हैं आप क्या करते हो सर, हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। हम किसी ना किसी बंदे से बात करते हैं, तो जैसे ही इसको ये ख्याल आया, इसने भी माइंड डाइवर्ट किया और इसने कम्युनिकेट किया किसके साथ, कंपोनेंट के ऑडिटर के साथ। ओहो सर, ये तो बड़ी अजीब बात है, बड़ी ही अजीब बात, तुमको ध्यान रहेगी। तो कम्युनिकेटिंग जहां भी आपको जरूरत लगे, ऑडिटर्स रिव्यूइंग द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट। तो अगर कोई सब्सिडरी है, ओ मेरी प्यारी सब्सिडरी, तो अगर कोई सब्सिडरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बन रही है, जिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप रिव्यू कर रहे हो, तो उस सब्सिडरी के ऑडिटर से भी आपने कम्युनिकेट करके चलना है। ये एक बेसिक सी बात आपने ध्यान रखनी है। तो 3 पॉइंट क्या हो गए, पहले रीड करेंगे, रीड करते करते पुराने बुरे ख्याल यानी मॉडिफिकेशन को लेके जो मैटर्स थे ऑफ द प्रीवियस ऑडिट और रिव्यू, फिर हमने कम्युनिकेट किया किसके साथ, कंपोनेंट के ऑडिटर के साथ। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ इंक्वायरी पे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन मेरे को लगता है बड़ा क्वेश्चन तो इसी पे आ सकता है, जिसमें आप पहले 3 बातें लिखोगे। अब इंक्वायरी को लेके भी आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सर क्या, जब भी आप रिव्यू करोगे इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किन चीजों को लेके इंक्वायरी करोगे? मैं एक बात बोलूं, सबसे पहले तो बेसिक चीज, क्या आपकी जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये आपने प्रिपेयर और प्रेजेंट किए एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ?
तो ये बेसिक चीज के ऊपर आप इंक्वायरी करके चलोगे, ठीक है सर। उसके बाद इनसे पूछो, ये तो बेसिक हो गया, कुछ चेंजेस हैं क्या, यानी एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज और इन द अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ अप्लाइंग देम, ठीक है सर। तो आपने यहां पे चेंजेस की भी बात कर ली। मैंने कहा बेसिक हो गया, चेंजेस हो गया, अब आप इनसे पूछो कुछ नया तो नहीं है। नया मतलब आपने साल में कोई, हो सकता है कोई नई ट्रांजैक्शन करी हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले ली हो जिस वजह से आपको लगाना पड़ा हो इंड AS 116। हाँ सर, आकाश सर ने सिखाया है। मैंने कहा वेरी गुड। तो जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन होगी तो हो सकता है आप पे कोई नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो गए हो, तो वो भी चेक कर लेना। तो ये तीन चीजों को लेकर सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे, बेसिक, चेंजेस, न्यू। बोलो मेरे साथ, बेसिक, चेंजेस, न्यू। एक और बार, बेसिक, चेंजेस, न्यू। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आप मैनेजमेंट को बोलो सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना, तुम कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जिसको तुम जानते हो बट तुमने करेक्ट नहीं किया। सर वो ऐसे बताएगी थोड़ी, बट जब तुम बोलते हो ना सच्ची सच्ची बताना, सामने वाला बता देता है। ऐसा मैंने तो देखा है। तो ये कहता है, पूछो मैनेजमेंट से, वेदर द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी नोन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। क्या कोई ऐसी नोन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है जिसको उसने करेक्ट नहीं किया? अगर मैनेजमेंट कहती है हां है, अगर मैनेजमेंट कहती है हां है, तो बोल देना तुम फ्रॉड हो, बोल देना तुम फ्रॉड हो। और जैसे ही तुमने बोला तुम फ्रॉड हो, तुम्हारे 5 पॉइंट खुल गए। सर 5 पॉइंट क्या खुल गए? F फॉर फ्रॉड। कौन से फ्रॉड? मैंने कहा कोई से भी फ्रॉड हो सकते हैं, कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड हो या कोई एक्चुअल फ्रॉड हो जिसमें आपकी कंपनी के खुद की मैनेजमेंट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है एंड इसका मटेरियल इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है सर। दूसरा क्या हो सकता है? मैंने कहा फ्रॉड है नहीं बट फ्रॉड की एलिगेशन है। बट फ्रॉड की एलिगेशन है किसके साथ? कौन एलिगेट कर रहा है? आपके खुद के एम्प्लॉइज या कोई बाहर वाला, यानी इंप्लॉइज, फॉर्मर इंप्लॉइज, एनालिस्ट और रेगुलेटर। सर आर का मतलब हमेशा वही होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या कंपनी में जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उनको प्रॉपर्ली अकाउंट प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया है कि नहीं, ठीक है सर। ए का क्या मतलब है? मैंने कहा यहां ए का मतलब है अजम्पशन, जो आपने अजम्पशंस लगाई है इन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। आपको पता है इंड AS 113। ओ, यहां आपके कई सारी अजम्पशंस एंड इन मेथड्स इनपुट्स लगते हैं। तो क्या आपकी अजम्पशंस प्रॉपर है या नहीं, प्लस अजम्पशन प्रॉपर है या नहीं किस पे डिपेंड करता है? मैनेजमेंट की इंटेंट एंड एबिलिटी। क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन है, क्या मैनेजमेंट की एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, इसको देख के चलेंगे। सर यू का क्या मतलब था? यू का मतलब वही है अनयूजुअल सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल क्या ऐसा अनयूजुअल हो सकता है जिससे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अफेक्ट हो? तो ये एग्जाम्पल देते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन का। सपोज आपने कोई सब्सिडरी ली तो अब कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। सपोज आपने कोई एसोसिएट ली तो अब आपको इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगाना पड़ेगा। तो कोई अगर ऐसी अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हाँ सर बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन से कॉम्प्लेक्स तो कोई क्वेश्चन होता भी नहीं, तो वही एग्जाम्पल आपने इसमें ध्यान रखना है। एंड डी का मतलब है बड़ा सिंपल, डेट कोवेनेंट्स। जो आपने लोन ले रखे हैं, क्या एज अ कंपनी आपने लोन की उन टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई किया या नहीं। तो यही बेसिक बेसिक बातें आपने इसमें ध्यान रख के चलनी है। मुझे लगता है इतनी इंक्वायरी काफी है, बाकी चीजें आप रीड कर सकते हो। सो वंस अगेन क्विकली हेल्प मी रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ मुझे कैसे रिवाइज करेंगे। मैंने कहा इंक्वायरी करेंगे सबसे पहले तो बेसिक चीज, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इट हैज बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड एज पर द एप्लीकेबल FRF। फिर पूछो कोई चेंज है क्या इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई नई ट्रांजेक्शन करी क्या जिसकी वजह से नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाना पड़ा। फिर बोलो सच्ची सच्ची बताना, अरे सच्ची सच्ची बताना, क्या कोई नोन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, तुम फ्रॉड हो। फ्रॉड का मतलब है फ्रॉड चाहे नोन हो या फिर सस्पेक्टेड हो या एलिगेशन ऑफ फ्रॉड हो, ठीक है सर। आर का मतलब था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। ए का मतलब था अजम्पशंस फॉर फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स। यू का मतलब था अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। एंड डी का मतलब क्या था मित्रों? सर डी का मतलब था डेट कोवेनेंट्स की बात करके चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, हमने एक ऐसे किया था सर जिसका नाम क्या था? SA 501। वहां पे हम बात करते थे स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। 3 बातों के बारे में बात होती थी, इन्वेंट्री, लिटिगेशंस, क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। जो आपका लिटिगेशंस एंड क्लेम्स होता था उसकी हम क्या चेक करते थे? सर कंप्लीटनेस देखते थे। वेरी गुड। तो जब आप उसकी कंप्लीटनेस देखते थे तो आप कुछ प्रोसीजर करते थे। क्या क्या? इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड लीगल काउंसिल, ठीक है सर। दूसरा क्या करते थे? मैंने कहा रीड करते थे क्योंकि ये लोग बड़े बोरिंग है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ TCWG प्लस कॉरेस्पॉन्डेंस विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। वेरी गुड। एंड लास्ट में जो कंपनी का लीगल एक्सपेंस अकाउंट होता था इसको रिव्यू करते थे। ये सब करते हुए अगर मुझे लगता था रोमम ज्यादा है, ओहो हो, अगर मुझे लगता था रोमम ज्यादा है तो मैं क्या कहता था?
मैं कहता था मुझे करनी है डीसी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। यही सेम बात यहां लिख रखी है, कहता है आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना नेसेसरी नहीं है, बट अगर आपको लगता है ऐसे हालात है, अगर आपको लगता है आपको कोई ऐसा मैटर मिला टू योर अटेंशन की इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ, यानी देयर इज अ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो आप एंटिटी के लीगल काउंसिल से बात कर सकते हो अगर आपको लगता है उसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको समझ के चलनी है। आईसीआई इस पे कोई केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू या केस स्टडी पूछ सकता है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, पहले तो बताओ कौन सा ऐसे था। मजा आता है पता है मुझे ये एसआरई कराते वक्त, क्योंकि इसमें पूरा ऑडिट एकदम शानदार तरीके से रिवाइज हो जाता है। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, मुझे बताओ इसके लिए हम क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करते थे। सर सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट से समझते थे, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स ऑफ द मैनेजमेंट, जिससे वो आइडेंटिफाई करती है सब्सिक्वेंट इवेंट। फिर हम उनसे इंक्वायरी करते थे क्या तुमको कोई ऐसा इवेंट मिला जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। फिर ये बड़े बोरिंग लोग हैं तो हम यहां पे भी रीड करते थे सर क्या, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एंड इसी के साथ हम बात करते थे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ठीक है सर। एंड लास्ट में लेते थे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये एसआरई कहता है भाड़ में गई सारी बातें, ये एसआरई कहता है भाड़ में गई सारी बातें, तुमको ये करने की भी जरूरत नहीं है, तुमको ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये करने की भी जरूरत नहीं, ये करने की भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इंक्वायरी करो, तुम सिर्फ इंक्वायरी करो, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो क्या कोई ऐसा इवेंट मिला अप टू द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। आपको बाकी प्रोसीजर्स करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सर, मजा आ गया सर। अब 560 के बाद आता है ऐसे 570। सर ऐसे 570 में कुछ भी नहीं है, आप मैनेजमेंट से पूछो, मैनेजमेंट सुनो ना, क्या कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन है which may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। आप उनसे पूछ लो। अगर हां तो मैनेजमेंट से पूछो तुम्हारा प्लान क्या है, और उस प्लान की दो क्वालिटीज हमने ऐसे 570 में अच्छे से पढ़ रखी है। प्लान कहीं ना कहीं फीजिबल होना चाहिए कि भाई हाँ एक्चुअल में वो इंप्लीमेंट हो सकता है, प्लस इट शुड इंप्रूव द सिचुएशन। तो यही बात लिख रखी है, इंक्वायर द मैनेजमेंट फॉर द प्लान्स, प्लान शुड हैव द फीजिबिलिटी एंड इंप्रूव, प्लस अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी वगैरह है तो उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए इन द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सर प्लान में क्या क्या हो सकता है, तो मैनेजमेंट को पैसे कैसे मिलेंगे, या तो वो कोई अपना एसेट बेच देगी, ठीक है सर, या वो मार्केट से लोन ले लेगी, ठीक है सर, या वो अपने खर्चों को कम कर देगी या कैपिटल इंक्रीज कर देगी। तो यही 3-4 तरीके, बेच दो या मार्केट से पैसा उठा लो, कैसे, थ्रू बोरोइंग्स, थ्रू कैपिटल। दीज आर द बेसिक थिंग्स इट कैन डू, बट अल्टीमेटली प्लान का दो चीजें क्या चेक करनी थी, इंप्रूव होनी चाहिए सिचुएशन एंड इट शुड बी फिजिबल। बोलो मेरे साथ, इंप्रूव होनी चाहिए सिचुएशन एंड इट शुड बी फिजिबल। ये बेसिक सी बात आपने ध्यान रख के चलनी है। सर खुदा ना खास्ता ऊहू मुझे एंटिटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे डाउट है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो एंटिटी की जो सेल्स है, उन्होंने मार्च 24 में एक सेल्स ट्रांजैक्शन है, लेट्स से मैं एंटिटी का नाम लेता हूं मदरसन सुमी, ठीक है, आपको पता है मदरसन सुमी का काम क्या है? हाँ सर, मदरसन सुमी का काम है ऑटोमेटिव पार्ट्स बनाना। अब इसने मार्च 24 में एक ट्रांजैक्शन है जो इसने कर रखी है मारुति के साथ। अब सर ये जो ट्रांजैक्शन है मान लो 10 करोड़ की है, ठीक है सर, ये जो ट्रांजैक्शन है इसने रिकॉर्ड ही नहीं करी फाइनेंशियल ईयर में, गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, मारुति ने रिसीव कर लिए हैं, फिर भी इसने मार्च 24 में रिकॉर्ड नहीं करी। इनका ऐसा, मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, तो क्या मैं बोल दूं ये एक डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? हाँ सर, हमको एक डिस्क्रिपेंसी मिल गई। तो अब मैं क्या करूंगा सर, अब जो इनका सेल्स वाला बंदा है, जो इनका सेल्स वाला बंदा है, उससे बैठ के मैं इनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर समझूंगा, मैं इनकी रेवेन्यू स्कीम समझूंगा कि मारुति के साथ इनके रेवेन्यू के क्या एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि सेल्स तभी रिकॉर्ड होगी जब मारुति क्वालिटी चेक अप्रूव करेगा? तो ऐसा उसने मुझे बोला, ऐसा उसने मुझे बोला कि जब मारुति क्वालिटी चेक अप्रूव करेगा तभी हम सेल्स बुक करते हैं। तो मैंने क्या करी सर, सबसे पहले सेल्स वाले बंदे से इंक्वायरी करी। अब ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ, अब ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ, इसके लिए मैं क्या करूं सर, आप रीड कर सकते हो इसका कॉन्ट्रैक्ट, जो इसका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीड कर सकते हो, तो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाएगा। यही बात यहां लिख रखी है। जब भी आपको लगे कोई मटेरियल एडजस्टमेंट की जरूरत है तो आप क्या करोगे, एडिशनल इंक्वायरी करोगे। एडिशनल इंक्वायरी मतलब आप उनके सीनियर मार्केटिंग या अकाउंटिंग पर्सोनल से टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन समझ सकते हो, प्लस उनका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट देख के ये बात सीख सकते हो। क्या ये बेसिक सी बात समझ आई? हाँ। सो अगेन इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई से आपसे
पूछ सकता है, ठीक है सर। अब सर इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट इज जस्ट लाइक योर एसए 450। जितनी भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है बस ये ध्यान रखना वो मटेरियल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, एंड इसमें आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। तो अगेन बस रीड करके चलना, नथिंग इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580 में कुछ भी नहीं है, वही सेम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है जो हम स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग में लेते थे। सर क्या? एक तो बेसिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, ये आपने पूछना है। फिर इनको बनाने के लिए कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो तो आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए। तो ये जो इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको लेके आपने ले ली। अब बताओ तड़कती भड़कती चीजें क्या है? सर तड़कती भड़कती वो चीजें जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। बताओ कौन सी? आपको याद है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग? हाँ, इसमें ना अदर मैटर्स होते थे। बताओ क्या क्या? सर अदर मैटर्स होते थे फ्रॉड। अगर फ्रॉड हुआ तो क्या ये कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है? नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। फिर आप पे इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा, एंड इसके साथ हम फ्रॉड करते किसके साथ थे? रिलेटेड पार्टी के साथ। तो यहां आपने मेन जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है वो किसको लेके लेनी है? मैंने कहा इसी में से आपने दो बातें हमेशा लेनी होती है, फ्रॉड और नो क्लार। तो यहां आप फ्रॉड वही वाले पकड़ लेना। सर फ्रॉड कौन कौन से? जो भी फ्रॉड है इनको लेके, फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड को लेके ऑडिटर को सारी बातें डिस्क्लोज कर दी गई हैं, ठीक है सर। प्लस फ्रॉड को लेके जो रिस्क है, रिस्क असेसमेंट है, वो भी ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दी गई है। तो ये दो बातें ध्यान रखना, ऑल द फ्रॉड्स एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड, प्लस जो फ्रॉड की रिस्क असेसमेंट है दैट हैज आल्सो बीन डिस्क्लोज्ड, प्लस जो नो क्लार है, एक्चुअल और पॉसिबल नो क्लार है, वो भी ऑडिटर को बता दिया गया है। एंड सर 240 250 हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये कहता है 560 के जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं इसको लेके, याद है हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते थे, मैंने आपको कहा था हाँ सर, मैंने यहां पे क्या बोला? क्रॉस नहीं, गलत है। हमको यहां ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी, बट ये बात कहां लिखी है? जो इसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है, तो वहां पे आप इस चीज को ध्यान रख के चलोगे। इवन हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग ना कहते हुए भी रीड तो कर ही लिए, ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है सर। तो क्या क्या चीजें आगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जल्दी से बताओ। बेसिक वाली चीजें, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है सर। इसके साथ आगे 240 के 2 पॉइंट्स की जितने भी फ्रॉड्स हैं या फ्रॉड रिस्क असेसमेंट है ये ऑडिटर को बता दी। 250 आ गया, पॉसिबल और एक्चुअल नो क्लार आ गया, ठीक है सर। एंड लास्ट में हमारा ऐसे 560 आ गया, और उसके बाद करेक्ट जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल नहीं है, इसको लेके हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते थे ऐसे 450 में। तो नथिंग क्रिटिकल अबाउट दिस टॉपिक, जस्ट एक बार दो बार रीड करोगे अपने ये सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, ये अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन क्या है? ये अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन क्या है? इससे हमको कौन से ऐसे की फील लेनी है? तो मैंने कहा ये बताऊं उससे पहले जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ, बस ये एसआरई अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन इज जस्ट योर अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन योर एनुअल रिपोर्ट, जो कंपनी की कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनती है। अब ध्यान से समझना सर ये टॉपिक क्या कहता है, इधर आओ। पहले ऑडिट वाला रिवाइज करते हैं। ऐसे 720 में क्या लिखा था? सर ऐसे 720 ने कहा था क्या मुझे एनुअल रिपोर्ट का ऑडिट करना है? नहीं, बस रीड करना है। बस मुझे एनुअल रिपोर्ट को रीड करना है, ये देखने के लिए कि जो एनुअल रिपोर्ट है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनके बीच में मटीरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो एनुअल रिपोर्ट कह रही है 1000 करोड़ का रेवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा है 100 करोड़ का रेवेन्यू, तो फर्क बस एक जीरो का है, बट इट इज अ मटीरियल इनकंसिस्टेंट। तो कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं होनी चाहिए? मटीरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। अब अगर मटीरियल इनकंसिस्टेंसी है तो या तो एनुअल रिपोर्ट गलत है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो कौन सा ऐसे भटपटाएगा? ऐसे 705, मॉडिफाई योर ओपिनियन। ये बात तो गई सर। अब अगर एनुअल रिपोर्ट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो क्या करते हैं? मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट प्लीज इसको ठीक करो ना। अगर मैनेजमेंट ने ठीक कर दिया तो चेक करो ठीक किया कि नहीं। अगर मैनेजमेंट कहता है नहीं ठीक करूंगा तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, हम कहीं ना कहीं टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, करेक्शन करवाएंगे। अब अगर उन्होंने करेक्शन करी तो बढ़िया है, नहीं करी तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। सर कैसी नलायकों वाली बातें कर रहे हो? ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करते हम। ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा डालते हैं अदर इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर लिखते हैं क्या कि ये जो अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में दे रखी है इट हैज मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो जो भी वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है वो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं। क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है? हाँ सर। अब देखो यहां क्या कहता है, सेम टू सेम डिट्टो बातें मिलेंगी, मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है,
यहां पे भी आपको इसको ऑडिट नहीं करना, बस रीड करके चलना है। रीड क्यों करना है? कि देखने के लिए कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं। बट अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई तो अब देखो गलती किसमें है, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन, किसको अमेंडमेंट की जरूरत है? अगर लगता है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दिक्कत है और मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं कर रहा, तो आप अपनी रिव्यू रिपोर्ट पे उसकी इंप्लीकेशन देख लेना। जो भी आपको सही लगता है डाकू ओपिनियन में से, सर डाकू मतलब डिस्क्लेमर एडवर्स क्वालिफाइड, जो आपको ठीक लगे कर देना सर। बट अगर लगता है अमेंडमेंट इज नेसेसरी इन अदर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं कर रहा, तो आप अपनी रिपोर्ट में पैरा डालोगे जिसमें आप बोलोगे कि उसमें मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है। या आप ऐसा कर सकते हो, आप रिपोर्ट इशू ना करो या आप विड्रॉ करके पतली गली से निकल जाओ। तो जो आपको इसमें ठीक लगता है, जो आपको इसमें ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। 3 ऑप्शन दिए एसआरई ने, या तो एडिशनल पैरा डालो, या विड्रॉ कर लो, या विदहोल्ड कर लो। बोलो मेरे साथ, एडिशनल पैरा डालो, विड्रॉ कर लो या विदहोल्ड कर लो। तीनों में से कोई भी चीज आप करके चल सकते हो। इसके ऊपर आई फील केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैन बी इजीली आस्क्ड बाय आईसीएआई। ठीक है सर। अब सर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी का एग्जांपल क्या होता है? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, आज की डेट में ना एंटिटीज हो गई है हाई फाई। इवन जब आप शार्क टैंक देखते हो तो बच्चे क्या पूछते हैं वहां पे? सर बच्चे नहीं, वो शार्क्स है। मैंने कहा सॉरी, वो क्या पूछते हैं? अपना एबिडा बताओ। क्या बताओ? जल्दी से बोलो, एबिडा। सर ये जो एबिडा है, इसका भी मार्केट में एक नया टर्म आ गया, एडजस्टेड एबिडा। क्या नाम आ गया सर? एडजस्टेड एबिडा। अब अगर कंपनी कोई एबिडा डालती है, कोई डाल देती है एबिडदार, पता नहीं क्या क्या नए नए नाम बनाते जाते हैं, तो अगर एनुअल रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई है उसमें तो सर ये बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, उसमें तो ये बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कंपनी तो मतलब धूम मचा रही है। बट जब मैं जाता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जब मैं जाता हूं एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वहां तो सर लॉसेस ही लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बैंड बजी हुई है। तो क्या ये एक मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है? हाँ, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। तो क्या एंटिटी का काम नहीं है कि वो ये एबिडा वगैरह की कैलकुलेशन दिखाए, वो इसकी कैलकुलेशन दिखाए, या वो इसकी रिकंसिलिएशन दिखाए विद द लॉसेज ऑफ द एंटिटी? आंसर इज यस। अगर वो ये कैलकुलेशन दिखाती है, रिकंसिलिएशन दिखाती है, वेरी वेरी गुड। बट अगर नहीं दिखाती तो ये मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, एंड इसके बारे में जो मैंने आपको ऊपर बताया वैसे आपने रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। तो सर ये बात तो हो गई अमाउंट की, ये बात तो हो गई अमाउंट की। बट व्हाट अबाउट अ मटेरियल फैक्ट? अगर वहां पे कोई फैक्ट का मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मैंने कहा क्या करें सर? फैक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स से एयरटेल की बात करते हैं। जो आपका एयरटेल है वो कहता है हमने इस क्वार्टर में 10,000 सब्सक्राइबर्स ऐड करे, 10,000 सब्सक्राइबर्स ऐड करे, सब्सक्राइबर्स बोल दो या जो भी कस्टमर्स बोल दो, ऐड करे। अब सर ये जो 10,000 सब्सक्राइबर्स है ना, वो यहां पे जो ये बोल रहा है 10,000 सब्सक्राइबर्स ऐड करे, दिस इज द रॉन्ग थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग। ये जो फैक्ट है ना, ये गलत है। ये अमाउंट की बात तो कर ही नहीं रहा, ये फैक्ट की बात कर रहा है। ये आपने एज अ ऑडिटर पता लगा लिया कि दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग। तो क्या करें सर? मैंने कहा सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट से पूछो क्या हरकत है, ये क्या हरकत है तुम्हारी? इतनी बड़े होकर तुमको ऐसी हरकतें करते हुए शोभा देता है? ऐसे बात करना उनसे प्यार से, ठीक है सर। फिर देखो क्या ये इंफॉर्मेशन वैलिड है? मतलब जब आप मैनेजमेंट से डिस्कस करो तो हो सकता है मैनेजमेंट आपको समझाए कि यार जो 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं ये हमने एक्चुअल में ऐड करे हैं, वो आपको कुछ वर्किंग वगैरह देती है ना, आपको लगता है कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि भाई दिस इज अ मैटर ऑफ जजमेंट ओपिनियन, तो ठीक है। बट समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ कंसल्टेंसी। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मैनेजमेंट को कि अगर हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा तो हम किसी थर्ड पार्टी से पूछ लेते हैं। एंड फिर आपको ये सब करके कि भाई डिस्कस किया, कंसल्टेंसी ली, ये सब करके लगता है यार आप सही हो, आप एज अ ऑडिटर सही हो, मैनेजमेंट गलत है, तो और आपको लगता है अमेंडमेंट इज नेसेसरी एंड मैनेजमेंट इज रिफ्यूजिंग, तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन लो, या तो टीसीडब्ल्यूजी को कंप्लेंट कर दो या आप कुछ लीगल एडवाइस ले सकते हो। तो अगेन जस्ट रीड दीज पॉइंट्स प्रॉपर्ली। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। हो सकता है आपकी जजमेंट और उनकी जजमेंट अलग है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप कोई थर्ड पार्टी को कंसल्ट करो। ये सारा कार्यक्रम करने के बाद ये सारा कार्यक्रम करने के बाद आपको लग सकता है कि सर क्या अमेंडमेंट तो जरूरी है बट मैनेजमेंट करके राजी नहीं है, तो आप टीसीडब्ल्यूजी से बात करो या लीगल एडवाइस लो। एकदम लॉजिकल फ्लो में आपने चलना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। बस खत्म होने वाला है। कम्युनिकेशन में क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, कोई फ्रॉड मिला, कोई नोक्लार मिला, मैनेजमेंट को ही बताओ, टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। बट सर अगर फ्रॉड में मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो उनको मत बताना, ठीक है। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, कोई चेंजेस की जरूरत है, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करके वो चेंजेस करवाओ। बट अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती तो टीसीडब्ल्यूजी को बता देना। सर ओरली बताना या राइटिंग में बताना, डिपेंड्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, सब बातों पर डिपेंड करता है। बट अगर आपने कोई बात ओरली बताई है उसको अपने वर्क पेपर्स में डॉक्यूमेंट कर लेना।
अगर आपने कोई बात ओरली बताई है तो उसको अपने वर्क पेपर्स में डॉक्यूमेंट कर लेना। अब सर ये जो टॉपिक है रिपोर्टिंग द नेचर एक्सटेंट ऑफ रिजल्ट्स, इसको बस आपने रीड करके चलना है, ठीक है। सेम बातें जो पहले हमने ऑलरेडी SRE 2400 में कर रखी है, उसी से सिमिलर सारी बातें यहां दे रखी हैं, ठीक है। ठीक है सर, क्या यहां भी यूडिन की जरूरत होती है? आंसर इज यस, यूडिन हर रिपोर्टर सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायर्ड है। क्लॉज बताओ, मैंने कहा क्लॉज में दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, एक है क्लॉज 1, 2, जब मैं बोलता हूं कोई प्रोविजन, रेगुलेशन या गाइडलाइन का कॉन्ट्रावेंशन हो गया, या आप बोल सकते हो गापा वाला क्लॉज, यानी मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम अ गापा विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द ऑडिट रिपोर्ट। गापा मतलब जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग। तो ये ICAI की गाइडलाइन है कि जब भी आप ऑडिट करो तो आपने यूडिन जनरेट करना है। तो अगर आपने यूडिन नहीं जनरेट किया तो आपने ऑडिट के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया। तो सर कौन सा क्लॉज आ जाएगा? 912, ठीक है। ये क्लॉजेस थोड़े थोड़े आपने ध्यान रखने। सर क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल एथिक्स भी तड़का लगा दिया आपने। अब सर एक बात बताओ, इधर देखो, पानी के 2 घूंट लगाओ बस, 1 2 3 4 5। अरे भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा, थोड़े से टॉपिक्स और रह गए, ठीक है। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, बहुत मरियल टॉपिक है। अब मजा आएगा। मटीरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और तुमने पकड़ ली। क्या बोला सर? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और तुमने पकड़ ली, यानी तुमको लगता है मटीरियल एडजस्टमेंट की जरूरत है और मैनेजमेंट नहीं कर रही। मैंने कहा सिंपल सी बात है, या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन कंक्लूजन। रिव्यू में वर्ड यूज होता है कंक्लूजन, तो क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन देंगे। एंड हमेशा जब भी आप ये कंक्लूजन देते हो आपको अपना बेसिस बताना पड़ता है, रीजन वगैरह बता के चलने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके कोई फाइनेंशियल इफेक्ट वगैरह है तो बता देना इफ प्रैक्टिकेबल, ठीक है सर। बट सर हमको लगता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, डिस्क्लोजर मिसिंग है। तो अगर डिस्क्लोजर मिसिंग है तो अगेन आप क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन दोगे, और जो आपका बेसिस है ना उसमें उन चीजों को डिस्क्लोज कर देना जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी है। जो बातें मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी है उन बातों को आप डिस्क्लोज करके चलोगे अपने बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में। तो देखो क्या कहता है, आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करो, ठीक है सर, एंड इफ प्रैक्टिकेबल इंक्लूड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। हम क्या कर सकते हैं सर, हम एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ ऐड करेंगे और क्वालिफाई करेंगे, बट अगर इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है तो एडवर्स करेंगे। तो ये बेसिक बातें हमको ऑलरेडी ऑडिट में पता है, वही बात यहां लिख रखी है सर। बट कई बार ऐसा भी तो होता है हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, उसको ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लिमिटेशन ऑन स्कोप। तो जब भी लिमिटेशन ऑन स्कोप होगा आप डिस्क्लेमर दोगे। ये कहता है जब भी लिमिटेशन ऑन स्कोप होगा आप डिस्क्लेमर दोगे। तो इसमें पूरी क्रोनोलॉजी याद रखना। अगर रिव्यू एक्सेप्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये एविडेंस नहीं देंगे, डोंट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, ठीक है सर। बट अगर एक्सेप्ट करने के बाद ये हरकतें कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट करो प्लीज इस लिमिटेशन को हटाओ ना। अगर वो नहीं हटाते और आपको लगता है आप अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कंक्लूजन नहीं दे पाओगे, तो ये बात मैनेजमेंट और TCWG को बता देना, ठीक है सर। अब देखना एज पर द लॉज एंड रेगुलेशन क्या आप विड्रॉ कर सकते हो, क्या आपको रिपोर्ट इशू करने की जरूरत है। अगर रिपोर्ट इशू करने की जरूरत है तो डिस्क्लेम कर देना, और जब भी डिस्क्लेम करते हैं तो हमको रीजन बताना पड़ता है। बट सर अगर इंपैक्ट मटीरियल है परवेसिव नहीं, अगर इंपैक्ट मटेरियल है बट नॉट परवेसिव तो आप क्वालिफाई करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये बेसिक सी बात आपने ध्यान रख के चलनी है, ठीक है सर। अब आ जाओ गोइंग कंसर्न रिपोर्टिंग। यहां है मसाला, यहां है एकदम देगी मिर्च का प्यारा तीखा लाल मसाला। सर गोइंग कंसर्न का केस क्या है? मैंने कहा गोइंग कंसर्न का केस समझाने से पहले एक बार हम देखते हैं होता क्या था। आ जाओ मेरे साथ, अरे आ जाओ मेरे साथ, देखो गोइंग कंसर्न का केस क्या होता है। ये देखो, जब भी आपको लगता है मटेरियल अनसर्टेनिटी है, जब भी आपको ऑडिट में लगता था मटेरियल अनसर्टेनिटी, हम क्या देखते थे सर, या तो डिस्क्लोजर है या डिस्क्लोजर नहीं। अगर डिस्क्लोजर होता तो हम याद है मुर्ग पैरा डालते थे, हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देके मुर्ग पैरा डालते थे। ये कहता है भाई साहब आप यहां रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे और मुर्ग पैरा नहीं, यहां ईओएम पैरा आएगा, यहां मुर्ग पैरा नहीं यहां ईओएम पैरा आएगा। तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे ध्यान रखना इस प्यारी सी बात को, whenever material uncertainty is there and adequate disclosure is there, you need to just modify your report by adding a EOM पैरा। डिफरेंट बात है, तभी मैंने डिफरेंट हाइलाइटर से बताया, ठीक है सर। अब सर हो सकता है पिछली बार भी ऐसा था, पिछली बार भी आपने इस चीज को लेके EOM पैरा डाला था तो कोई, और इस बार भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है, पिछली बार भी थी इस बार भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार वापस EOM पैरा डालो और आप इस कंटिन्यूड मटेरियल अनसर्टेनिटी को हाईलाइट करो, ठीक है सर। बट सर अगर डिस्क्लोजर नहीं है, सुनो ना, अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो क्या करें? मैंने कहा वही जो पहले करते थे, क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन आप इस केस में देके चलोगे, एंड अपने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन में बोल देना मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है
मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहां डिस्क्लोजर नहीं है। अब सर अदर कंसिडरेशंस क्या है, बहुत सिंपल है, इधर देखो। सपोज अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, देयर इज अ डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में आपकी इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है, रिव्यूड लिखा है उस पर, तो क्या उसके साथ आपकी रिव्यू रिपोर्ट भी होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, रिव्यू रिपोर्ट भी होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट रिव्यू रिपोर्ट नहीं डाल रही तो उनको रिक्वेस्ट करो, अगर वो नहीं मानते तो लीगल एडवाइस ले लेना। तो देखो क्या कहता है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि उसका रिव्यू हो चुका है तो रिव्यू रिपोर्ट भी होनी चाहिए, बट अगर नहीं है तो आप लीगल एडवाइस ले लो। ठीक है सर। अगर आपने कोई मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट दे रखी है और मैनेजमेंट ने इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो दे दी बट मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट उसके साथ नहीं लगाई, तो अगेन आप उनको रिक्वेस्ट करोगे उसको इंक्लूड करें, अदरवाइज आप लीगल एडवाइस लेके रिजाइन कर सकते हो। अब सर रिजाइन किससे करें? रिव्यू से नहीं, ऑडिट से रिजाइन कर दो। ये कहता है जो आपका ऑडिट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी से आप रिजाइन कर दो अगर मैनेजमेंट इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। अब सर कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दो तरीके की हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है यानी बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो विद फुल डिस्क्लोजर्स, या ये कंडेंस्ड हो सकती है, समरी हो सकती है। तो जब भी आप ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, तो इसको हमेशा रीड करना है विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो क्या कहता है, जब भी आपकी इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कंडेंस सेट होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, आधे अधूरे डिस्क्लोजर होंगे, बट छोटा थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा ऑफ द इवेंट्स एंड चेंजेस जो भी उस इंटरिम पीरियड में हुए। ठीक है सर। ऐसा जनरली प्रिज्यूम किया जाता है कि जो लोग हैं जिनके पास इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जा रही है, क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जा रही है, उनके पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अवेलेबल होंगे क्योंकि हर लिस्टेड एंटिटी को अपने वेबसाइट पे डालने ही पड़ते हैं। ठीक है सर। बट अगर कोई अदर केस है यानी कोई लिस्टेड एंटिटी नहीं है जिसके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उस केस में आप बोलोगे इंटरिम को एनुअल के साथ रीड करना। जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एनुअल के साथ रीड करना, यानी दिस शुड बी रेड विद द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो इसको मिसलीडिंग माना जाएगा, इसके इंप्लीकेशन आप रिव्यू रिपोर्ट पे देखोगे। लास्ट में आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी चीज कमी नहीं होनी चाहिए। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी, जिसके आप ऑडिटर हो, मुझे एक बात बताओ, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू कर रहे हो और आप ही कंपनी के ऑडिटर हो, कौन सा साड़ी लगेगा? साड़ी के फॉल 24 साल में। एंड क्वार्टरली मतलब इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो 2410। ठीक है सर। इट इज गैदर्ड ऑन इंक्वायरी दैट देयर इज अ मेजर फायर, आग लगी, आग लगी, कहां लगी सर? फैब्रिक प्रोसेसिंग प्लांट में। It has resulted in massive disruption of operation, operations की बैंड बज गई। Worse still, machinery and inventories were uninsured। कहता है आग तो लगी बट साथ ही साथ इंश्योरेंस भी नहीं ले रखी थी, तो बहुत सारा लॉस हो गया, सब्सटेंशियल लॉस हो गए। मैटर हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली। क्या इससे मटेरियल अनसर्टेनिटी की खुशबू आ रही है? हाँ सर। तो अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज्ड है तो हम क्या करेंगे? मुर्ग पैरा डालेंगे? नहीं, हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे विद द ईओएम पैरा। तो यही बात आपने लिखनी है, आप यहां पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डाल के चलेंगे और रिव्यू रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। सीए सीरत, सीए सीरत इज कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसकी वो ऑडिटर भी है। अगेन कौन सा साड़ी लगेगा? 2410। जैसे ही आपने मेंशन कर दिया ना 2410, एग्जामिनर का दिल ना एकदम खुशम खुश हो जाएगा। She believes it is necessary to make a material adjustment to quarterly financial information so that it is prepared in all material respects as per the FRF. She has communicated to CFO and audit committee. However, no response is received. तो मुझे बताओ, अगर आपने मटेरियल एडजस्टमेंट के लिए बोला बट वो एडजस्टमेंट करने को रेडी नहीं है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? सर आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई का क्या मतलब है? जो आपको ओपिनियन ठीक लगता है, डिस्क्लेमर, एडवर्स क्वालिफाइड, वो कहीं ना कहीं आप दे सकते हो। ठीक है सर। अब सर आप डिस्क्लेमर क्यों बोल रहे हो? आप यहां पे डिस्क्लेमर क्यों बोल रहे हो? आपको आप कैसे बोल रहे हो कि एविडेंस मिला या नहीं? मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा है क्या? क्वेश्चन में ऐसा लिखा है क्या कि उसको एविडेंस मिला है? नहीं सर। तो जब तक नहीं लिखा एविडेंस मिला या नहीं, मैं कह दूं तीनों ऑप्शंस ओपन है। हाँ सर, तीनों ऑप्शन ओपन है, तो तीनों ऑप्शंस की आपने बात करनी है। ठीक है सर। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप आपकी जो रिव्यू एंगेजमेंट है ना, ठीक है, हम यहां पे डिस्क्लेमर वाले भी सारे ऑप्शन लेंगे। डिस्क्लेमर के केस में आप तो विड्रॉ भी कर सकते हो फ्रॉम द रिव्यू एंगेजमेंट। आंसर इज यस। मैं कहता हूं रिव्यू ही क्या, आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एंगेजमेंट से भी निकल जाओ। जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एंगेजमेंट है, एक तो रिव्यू एंगेजमेंट है, एक ऑडिट की एंगेजमेंट है। आप रिव्यू के साथ साथ
ऑडिट से भी रिजाइन कर सकते हो। तो ये तीनों बातें आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन एंडेड आंसर लिखोगे, मॉडिफाई कर दो, मतलब डिस्क्लेमर, एडवर्स, क्वालिफाइड। डिस्क्लेमर क्या, निकल ही जाओ ना पतली गली से, यानी रिव्यू से भी निकल जाओ और ऑडिट से भी आप निकल सकते हो। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। हमेशा याद रखना एक छोटी सी बात, सर क्या, जब भी ऐसा लगे कि सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे से तो ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा, मेरे से तो ये चीज हो ही नहीं रही, तुम एक्सपर्ट हो गया? नहीं सर, हम बिगनर हैं। तो हमेशा याद रखना, जो आपको लोग दिखते हैं ना एज अ एक्सपर्ट, किसी का ऐसा लगता है ऑल इंडिया रैंक आ गई, कोई सीए एग्जाम क्लियर कर गया, पास हो गया, अरे ये लोग भी तो एक टाइम पे इसी पोजीशन पे थे ना, इनको कुछ नहीं आता था। इन्होंने बिगनर होके मेहनत करी, इन्होंने बिगनर होके मेहनत करी एंड फिर जाके ये लोग एक्सपर्ट की कैटेगरी में आए। तो पहली दिन ये एक्सपेक्ट मत किया करो, अरे मैं तो एक्सपर्ट बन गया, मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब आता है। नहीं, तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको मेहनत करनी है, अच्छे से चीजों को सीखना है, समझना है, एंड जब आप चीजों को सीखते हो, समझ जाते हो, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो। जैसे अब आप एक्सपर्ट बन गए हो 2410 में। मेरी बस आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है सर, क्या, मेक श्योर जैसे अभी हमने इसको एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से, प्यारे तरीके से रिवाइज किया, 40 मिनट लग गए, प्लीज आप भी इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस रिवीजन। यूं ही खुशी खुशी मनाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।